पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो आपकी बाजार खुलने के साथ ही मदद करेंगे। आइए एक बार नजर डालें दुनिया भर के बाजारों पर किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजारों की तस्वीर आपके सामने। एसजीएक्स निफ्टी पहले 8 पॉइंट ऊपर है, धीमे धीमे हरे निशान में, तो 8,900 के ऊपर शुरुआत होगी ये तो दिख रहा है इस वक्त। निक्के देखिए थोड़ा मजबूत है। हांगकांग चाइना के बाजार एकदम शांत कारोबार दिखाते हुए थे, यानी कि मिला जुला सा कारोबार है, लेकिन ज्यादा रुझान हरे निशान की तरफ। तो शुरुआत ठीक होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है आपकी मदद करने के लिए। सुमित बगड़िया, सिमी भौमिक, विकास सेठी और साथ ही वागले साहब। दो स्टॉक जो एक्शन में रहेंगे, एचपीसीएल और ओएनजीसी। खबरें जो मर्जर की आ रही है और ये आ रही कि एचपीसीएल को खरीद सकती है ओएनजीसी। पहले 50% हिस्सा, फिर 26% के लिए ओपन मार्केट परचेज या ओपन ऑफर। अब इनके दम पर क्या समझा जाए, विकास जी, फायदा किसे होगा, एचपीसीएल के शेयर होल्डर्स को, ओएनजीसी को, या दोनों को नहीं होगा? अनिल जी, मुझे तो लगता है इस कंसोलिडेशन से कोई खास फायदा दोनों को ही नहीं होना चाहिए। जो अटकलें लगी है कि ये जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ओएनजीसी खरीदेगी, बट ओएनजीसी का एचपीसीएल में विलय होने के बाद मुझे लगता है जिस तरह से ओएनजीसी ओवर रेगुलेटेड है कंपेयर टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दीज डेज, तो मुझे लगता है कि वो एक नेगेटिव ही माना जाना चाहिए। और दूसरा, फिर ओएनजीसी भी फिर एक होल्डिंग कंपनी के रूप में देखी जाएगी, और उसके अलावा उनका एक इंटरेस्ट जो एक्सप्लोरेशन ईएनपी एक्टिविटीज में ज्यादा रहेगा, सो दैट कुड ऑल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव फॉर द स्टॉक। तो मुझे लगता है इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। ओके, तो ये है इस वक्त आपके लिए। लेकिन एक चीज साफ है, और वो ये कि दोनों कंपनियों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि एचपीसीएल जिसे एक लोग अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी के तौर पर देखते हैं, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के तौर पर जिसे जाना जाता है कि चलिए ठीक है ये एक स्टैंड अलोन बिजनेस है, वो अगर ओएनजीसी में मर्ज हो गया तो ओएनजीसी एक तरह से होल्डिंग कंपनी टाइप होगी जहां पर सब तरह का कारोबार है, अपस्ट्रीम भी है, डाउनस्ट्रीम भी है। तो एचपीसीएल के लिए वो जिन शेयर होल्डर्स को एचपीसीएल पसंद है वो नाराज होंगे। ओएनजीसी के पास 21,000 करोड़ का कैश है, उसमें से 10,000 करोड़ का कैश इन्हें डिविडेंड के लिए देना है, बचे 10-11,000 करोड़। करंट लायबिलिटीज उनको अलग निकाल दे तो 10-11,000 करोड़, और अगर एचपीसीएल खरीदने के लिए उन्हें 30 से 27-28,000 करोड़ 50% के लिए खर्च करने, बाकी 12-13,000 करोड़ और खर्च करने होंगे, यानी कि उन्हें पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, या जो कैश आ रहा है उन्हें उधर देना होगा। तो ओएनजीसी के लिए भी ये नेगेटिव। तो अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि अगर ये मर्जर जब होता है ये बहुत फायदे की बात दोनों कंपनियों के लिए होगी। लेकिन एक चीज पक्का है, इस कैश का इंतजाम करने के लिए ओएनजीसी एक काम जो करेगा वो ये होगा कि एमआरपीएल में वो अपनी हिस्सेदारी जरूर बेचेंगे। तो एमआरपीएल में अगर हिस्सेदारी बिकती है या एमआरपीएल का मर्जर ओएनजीसी के साथ होता है, तो फायदा जो होगा अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी को एक शेयर को हो सकता है तो एमआरपीएल होगा। तो एमआरपीएल पर राय लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वागले साहब से वही पूछना चाहता था। वागले साहब, एमआरपीएल के चार्ट्स देख लें, क्या यहाँ खरीदारी करनी चाहिए? व्यू तो पॉजिटिव है अनिल जी, लेकिन जैसे ही 112 निकलेगा, एज ए ट्रेडर अगर मुझे खरीदना है कुछ दिनों के लिए, तो मैं 112 के ऊपर खरीदूंगा, फिर 105-106 का स्टॉप लॉस बैठेगा, और मुझे लगता है फिर 125-130 तक का मूव आ सकता है। नहीं तो ये ना मुझे 103-104 ब्रेक होते हुए लगता है, ना 110-111 ब्रेक होते हुए दिखता है। तो आज ये नीरज की टीम में कुछ देर में हम दिखाएंगे 2020 की टीम, तो उसमें फ्री हिट शेयर भी था। तो एमआरपीएल में अच्छा, मुझे याद है जब ये बजट आया था उसमें सरकार ने ये ऐलान किया था, उसके बाद अगले दिन आप देखिए एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और बजट के तुरंत अगले दिन जब रिजम देसाई जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे स्टूडियो में, तो हमने उनसे पूछा ये होगा, तो कह रहे थे कि देखिए एचपीसीएल के शेयरधारकों को मंजूरी देने में वक्त लग सकता है, हो सकता है वो ओएनजीसी के साथ विलय या फिर बीपीसीएल आईओसी के साथ विलय को शेयरधारक मंजूरी ना दें, तो डील सरकार बनाने के बाद शेयरधारकों के पास जाएगी, और शेयरधारकों में विदेशी शेयरधारक भी काफी सारे मौजूद हैं। तो देखना होगा कि वो क्या मंजूरी देते हैं। नहीं हो जाएगी मंजूरी, क्योंकि अगर देखिए केन वेदांता जैसी डील्स, आइडिया ग्रासिम एबिनो के मर्जर जैसी डील जो अपरेंटली लगती है कि शेयर होल्डर्स के फेवर की नहीं है, उस पर अगर जो प्राइवेट प्रमोटर्स हैं वो एफआईज निवेशकों को किसी न किसी तरह से मना कर ले लेते, तो ये तो सरकार है, तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं। बस ये कि सरकार को मन बनाना है, वो कब करते हैं कब नहीं करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन का क्या हाल है।
40 अंकों की मजबूती दिख रही है इस वक्त आपको सेंसेक्स में, और निफ्टी 1 पॉइंट मजबूत नजर आ रहा है इस वक्त। तो शांत शुरुआत के संकेत है। रुपए की शुरुआत में हमने 4 पैसे की कमजोरी देखी है, 66 रुपए 74 पैसे ये लेवल है। इस बीच ओएनजीसी देखिए 2-2.25% मजबूत दिख रहा है शुरुआती कारोबार में। ग्रासिम में थोड़ी मजबूती दिख रही है, टेक महिंद्रा में मजबूती दिख रही है। और इसी पर राय लेना चाहता हूं सिमी आपसे, ग्रासिम और टेक महिंद्रा इन दोनों के चार्ट देखिए, क्या इन दोनों में कहीं कोई खरीदारी के मौके हैं? क्योंकि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की जो बात हो रही है उसमें ग्रासिम को ग्लोबल इंडेक्स में शामिल करने की बात हो रही है, और दूसरा टेक महिंद्रा का वेटेज 0.5% से बढ़ाकर 1% की बात हो रही। तो दोनों ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबरें हैं। आपको दोनों में से चार्ट पर क्या पसंद है? देखिए, ग्रासिम में थोड़ा बहुत वीकनेस है। ऊपरी लेवल से तीनों ट्रेडिंग सेशन में ये काफी हद तक नीचे आ गया है, पर एक सपोर्ट के आसपास बैठा है। 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड 1014 के आसपास है। इसका लो भी उसी के आसपास बना था कल। आज अगर 1013 का लेवल होल्ड करता है, मतलब कल का लो अगर होल्ड होता है, या मानो 1000 का लेवल अगर होल्ड करता है, तो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है पॉजिटिव है और मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ओवरऑल मार्केट भी बुलिश है, अभी भी बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रेरियन प्ले लॉन्ग लिया जा सकता है। 1000 का लेवल काफी क्रूशियल होगा, 1013 से 1000 ये रेंज अगर होल्ड करता है तो जरूर इसमें बाइंग इमर्ज हो सकता है। दूसरा स्टॉक आपका टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था 500 के ऊपर। जब तक ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 500 का लेवल जो है इसके लिए एक ट्रेंड डिसाइडर का काम कर सकता है। अगर ये स्टॉक 500 का लेवल के ऊपर आज मेंटेन करता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, 515-20 तक भी जा सकता है। 500 से नीचे अगर मेंटेन किया तो इंट्राडे में थोड़ा बहुत सेल ऑफ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसका टारगेट 490 से 485 का होगा। पर ओवरऑल जो व्यू है, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया से देखेंगे तो इसमें पॉजिटिविटी है, और मुझे लगता है कि कोई भी डीप में खरीदारी करने का मौका ढूंढना पड़ेगा। ओवरऑल स्टॉप लॉस 470 के नीचे रखना है, और टारगेट मेरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का 550 से 570 का है। तो स्टॉप लॉस 470 का मेंटेन करना पड़ेगा, और टारगेट मैंने दे दिया है। इंट्राडे के लिए 500 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। 500 के ऊपर निकले तब खरीदारी करनी चाहिए। सुमित बगड़िया विप्रो पर बुलिश हैं और सिमी भौमिक को टेक महिंद्रा पसंद है, लेकिन एक स्टॉक जो मॉर्गन स्टैनले को पसंद है और वो है फ्यूचर रिटेल। 340 का टारगेट दे रहे हैं सेठी साहब। ये जो एवेन्यू सुपरमार्केट का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है, उसको लेकर देखिए काफी गर्मी है मार्केट में, और फ्यूचर रिटेल पे अब कवरेज शुरू कर दी है मॉर्गन स्टैनली ने। ये शेयर आपको कैसा लगता है, और इस स्पेस में कोई लिस्टेड कंपनी जो आपको पसंद हो? बिल्कुल हेमंत, एक अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है जिस तरह का रिस्पांस एक डीमार्ट के आईपीओ को मिलने की उम्मीद है, और जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम्स चल रहे हैं, तो पूरा रिटेल सेक्टर ही फोकस में रहना चाहिए। उस लिहाज से भी इस स्टॉक में बिल्कुल तेजी होनी चाहिए। और इसके अलावा भी ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो फ्यूचर ग्रुप है, ये फ्यूचर रिटेल में जो स्पेशलिटी रिटेल सेगमेंट है, जैसे होम टाउन वगैरह, इसको भी बेचने की योजना बना रहा है, तो कुछ रीस्ट्रक्चरिंग भी पॉसिबल है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाना चाहिए। तो ऑल इन ऑल अच्छा लगता है, और मुझे लगता है पूरा रिटेल सेक्टर ही आने वाले वीक में फोकस में रहेगा। तो आई वुड डेफिनेटली बी ऑन द बाइंग साइड ऑन फ्यूचर रिटेल। तो आपने आज अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर फ्यूचर रिटेल को भी चुना। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है? देखिए, जो बाकी के स्टॉक्स जो मैंने कैश मार्केट सेगमेंट से चूज करे हैं, उसमें कुछ स्टॉक्स तो आपके स्टॉक जो T20 की टीम में भी कॉमन है। पहला स्टॉक जो फ्यूचर रिटेल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा मुझे धनलक्ष्मी बैंक भी पसंद है। ये भी एक छोटी साइज की बैंक है, और यहाँ पे भी कॉर्पोरेट एक्शन की भी उम्मीदें हैं, हो नहीं हो, बट चूंकि इस तरह की अटकलें हैं तो स्टॉक बिल्कुल फोकस में रह सकता है, तो यहाँ पे तेजी करनी चाहिए। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, जो कि कल का बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, और जिस तरह से अच्छा मानसून हुआ है और ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आने वाले हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बिल्कुल तेजी रहेगी। इसके अलावा NFL, यहाँ पे भी एक फर्टिलाइजर क्षेत्र की अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे भी बिल्कुल एक तेजी लगती है। और जो फाइनल स्टॉक रहेगा वो एक बैंकिंग स्पेस से वापस एक स्टॉक है, कंपनी का नाम है RBL बैंक। ये बैंक लंबी अवधि के लिहाज से बहुत अच्छा लगता है, बट चूंकि एक अच्छा रनअप ऑलरेडी हो चुका है, तो लंबी अवधि के निवेशकों को तो एक गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बट आज मुझे लगता है कल जैसे इसमें तेजी बनी है, वो आज भी बनी रहनी चाहिए। सो आई वुड, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है इन लेवल्स पे RBL बैंक को भी खरीदना चाहिए। ओके, तो ये तमाम कैश मार्केट के स्टॉक फ्यूचर रिटेल, धनलक्ष्मी बैंक, NFL, एस्कॉर्ट्स और RBL में करें खरीदारी। लेकिन खरीदारी ट्रेडिंग के लिहाज से कहां करनी चाहिए, ये बताया जाता है आपको स्टॉक 2020 में। और देख लेते हैं आज का अपडेट।
मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है और शुरुआत में मेरे सिलेक्टर्स को लगता है एसजेवीएन के ऊपर आपको बुलिश होना चाहिए। हाइड्रो पावर के ऊपर एक नई नीति तैयार हो रही है जिसके तहत बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी छूट दी जाएगी। प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकोल पर इसलिए सिलेक्टर्स बुलिश हैं क्योंकि एक नई नीति इथेनॉल के लिए सरकार तैयार कर रही है। ये बयान कल नितिन गडकरी जी ने दिया है, तो यहां पर रैली बनेगी। नोसिल जैसे स्टॉक्स केमिकल सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। गर्मी की थीम पर आज सिम्फनी को फिर टीम में शामिल किया है और दूसरे दिन लगातार एस्कॉर्ट्स को टीम में शामिल किया। कल भी शानदार प्रदर्शन इसने दिखाया था और कल आने वाले हैं ऑटो की बिक्री के फरवरी के आंकड़े। साथ ही एमटीएनएल जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए, अच्छी तेजी बनेगी। और मुंजाल ऑटो ये एक ऑटो एंसिलरी प्ले है बिक्री के आंकड़ों को प्ले करने के लिए। ट्रीट का दर्जा प्रोजोन को दिया है, राधाकृष्ण दमानी जी का हिस्सेदारी है इसमें। और निटको टाइल्स आज का पिंच हिटर स्टॉक है, यहां पर भी अच्छी तेजी बनेगी। मेरी टीम में भी देखिए खरीदारी वाले शेयरों की भरमार है। एडिलवाइज अपना कमोडिटी बिजनेस बेचने जा रहे हैं, बैंकिंग लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करेंगे, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन आइडिया के लिए बुरी खबर क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। आरबीएल बैंक में भी खबरें ये चल रही, शायद भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ कुछ मर्जर वर्जर हो सकता है। खंडन नहीं आया, इसलिए सेक्टर्स लगता है कुछ अभी स्टॉक में दम है। डेन नेटवर्क्स एक नई सर्विस लॉन्च की, वो पॉजिटिव है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स को एक ऑर्डर मिला है 153 करोड़ का गुजरात से। मनाली पेट्रो एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो मांग करी थी उसको जो डीजी है उसने पाया है कि ऐसा हो रहा थाईलैंड की तरफ से, तो ड्यूटी लग सकती है। एचपीसीएल की ओएनजीसी के साथ मर्जर की खबरें बहुत तेज हैं, अगर ऐसा होता है तो वैल्यूएशन इनको काफी हाई मिलेगा, उसका फायदा हो सकता है। फ्यूचर रिटेल मॉर्गन स्टैनली के नई कवरेज में 340 का लक्ष्य दिया गया जो काफी ऊपर, इसलिए पॉजिटिव है। एमआरपीएल में खरीदारी करिए क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव है, खासतौर पर रिफाइनिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि जो मर्जर की खबरें चल रही हैं उसमें वैल्यूएशन काफी हाई आ रहे हैं। और एनएफएल लगातार सेलेक्टर्स इसको आपको खरीदारी सलाह देना और इसमें एक अच्छी तेजी आज भी बन सकती है। एनएफएल विकास सेठी जी भी सजेस्ट कर रहे हैं, नीरज भी सजेस्ट कर रहे हैं, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एमआरपीएल ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, इन तमाम शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन मैक्स फाइनेंशियल्स सिमी, इसको देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है? सीएलएसए ने आज एक बड़ा अपग्रेड दिया है, 400 रुपए से लक्ष्य सीधे बढ़ाकर 680 का दिया है और पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा भी रहा है। अनिल जी की इसके प्रमोटर हैं और काफी सारे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहां पर हाल ही में हुए हैं। चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए हेमंत, शॉर्ट टर्म चार्ट नेगेटिव है, पर एक पॉजिटिव जो है जो मैं देख रही हूँ वो इसका 89 डेमा 562 के आसपास है और ये स्टॉक लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में ये 562 का लेवल को होल्ड करने का कोशिश किया है। अगर लॉन्ग जाना ही है तो मुझे 562 का लेवल को वॉच करना पड़ेगा। अगर आज के दिन के लिए 562 का लेवल होल्ड हो गया, मतलब 562 से 560 और 2 रुपया ले लो नीचे, अगर ये रेंज ये रेस्पेक्ट देता है तो ही मैं लॉन्ग जाने का सलाह दूंगी। 540, 45 या 50 कहीं पे भी स्टॉप लगा के लॉन्ग जाने का सलाह दूंगी, क्योंकि अभी मार्केट में मैंने पहले भी कहा है कि बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी अब हम लोग अपना रहे हैं। तो हो सकता है ये 89 डेमा का सपोर्ट ये भी होल्ड कर जाए, तो 550 या 540 के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग जाने का सलाह होगा। लेवल 562 से 60 का एक क्रिटिकल लेवल है, वो होल्ड करना पड़ेगा। ऊपर में अगर ये स्टॉक 590 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो इसमें 640 का जो रिसेंट हाई लगाया था इसमें वापस वो लेवल दिख सकता है। तो मेजर बाइंग 590 से ऊपर ही जाने के बाद ही आएगी, पर करंट लेवल पे अगर कोई कॉन्ट्रेरियन प्ले करता है तो 550 या 540 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अच्छा, टाइटन पर एक राय लेना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ किससे, सिमी से पूछूं या विकास जी से। विकास जी पहले आप बताइए। चलिए, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, टाइटन ने एक नया शोरूम खोला है तनेरिया करके और वो कह रहे हैं कि इसमें वो प्रीमियम साड़ीज और वुमेन एथनिक वियर बेचेंगे। एक नए फील्ड में टाइटन जाने की कोशिश कर रहा है ये ज्वेलरी और वॉचेस से। क्या लगता है, इंटरेस्टिंग है, खरीदने लायक है शेयर? बिल्कुल लग रहा है ये जो डाइवर्सिफिकेशन है इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल एक कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी है
और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है, मुझे लगता है देयर इज नो रीजन टू नॉट बिलीव कि यहाँ पे भी ये अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है ये न्यूज को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। स्टॉक के जो कंपनी के नतीजे भी काफी शानदार थे और बाकी सेगमेंट्स पे अच्छा कर रही है, तो मुझे लगता है लंबी अवधि में यहाँ से भी अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। सो आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन टाइटन। अच्छा सिमी, मनाली पेट्रो, इसके चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लगता है? छोटी टिकट साइज का शेयर है। कल एक अच्छी खबर आई है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज ने एक रिकमेंड किया है कि इंपोर्ट होने वाले थाईलैंड से जो केमिकल है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए। क्या ये शेयर भाग सकता है आज? जी जरूर भाग सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 200 डेमा 3392 के आसपास है और इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लो बना रहा है। अगर आज न्यूज के चलते ये स्टॉक इस लो को होल्ड करता है, मतलब 3390 का लेवल होल्ड करता है, तो जरूर इसमें 38 से 39 तक का रैली देखने को मिल सकता है। पर शायद अगर ये न्यूज नहीं आता तो मैं शायद इसमें कोई अभी लॉन्ग जाने का सलाह नहीं देती। पर कोई अगर लॉन्ग जाने का इच्छा रखते हैं तो 3392 वही लेवल होगा, इसको वॉच करना पड़ेगा। उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 38 से 39 का टारगेट आ सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम शेयरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेडिंग की। और 12 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, 2 अंक ऊपर दिख रहा है निफ्टी, लेकिन मिड कैप शेयरों में फिर से खरीदारी के संकेत है। 1.4% की मजबूती, मामूली हरे निशान में बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है? टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, ये 2 स्टॉक मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। वहीं कमजोरी का रुझान दिख रहा है आइडिया में। लगभग इस वक्त आप देख सकते हैं आइडिया में कमजोरी 4.25% के आसपास की दिख रही है। जो रेंज दी है उसके बीचों बीच 110 के आसपास खुलने की तैयारी में। इसके अलावा बीपीसीएल 2.5% कमजोर, लेकिन ये ध्यान रहे ₹19.5 एक्स डिविडेंड हुआ है, इस वजह से 2.5% कमजोर है, ₹18 कमजोर है। एक्चुअली बीपीसीएल में कमजोर नहीं है, डिविडेंड निकल चुका है। आईटीसी ½ % कमजोर है। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। आइडिया में भारी भरकम वॉल्यूम दिख रहे हैं। प्री ओपनिंग सेशन में देखते हैं खुलते ही क्या कुछ ब्लॉक डील्स यहाँ पर देखने को मिलती है। ये इंटरेस्टिंग हुआ। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है। सेंसेक्स 13 अंक ऊपर खुलता हुआ, निफ्टी 1 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। तो शांत शुरुआत होती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी की। आइडिया में डील्स का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। पहली डील 5 लाख शेयरों की हुई ₹110.30 पे, लेकिन वो डील नहीं है जिसका हम इंतजार करें। तो थोड़ी देर देखते हैं क्या कुछ डील्स और होती है। फिलहाल वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनईसी पर अब तक 31 लाख शेयरों का कारोबार आइडिया में हुआ है। 4% के आसपास की कमजोरी आइडिया में। बीपीसीएल 2.5% कमजोर, जैसा कि हमने कहा एक्स डिविडेंड होने की वजह से। आईटीसी 5% कमजोर होता हुआ दिखा। जी हाँ, आइडिया में डील्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का कारोबार अब तक हो चुका है। सारी डील्स हो रही है बीएससी पर फोकस कीजिए आइडिया में। यहां पर बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। बीएससी में लगभग 3.6%। ओके, एक ही बार में काम हो गया है। तो 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का कारोबार, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं, नहीं 12 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ है ₹110.45 में। तो आइडिया में ये डील हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त। तो इस लेवल पर आइडिया में क्या किया जाए? वागले साहब, चार्ट पर क्या संकेत है? अनिल जी, 105 की लेवल की मैंने बात की थी, तो उसके आसपास ध्यान रखिए। अगर उसके आसपास आ जाता है तो डेफिनेटली, अब अगर शॉर्ट है, क्योंकि कल हमने बेरिश बात की थी, तो कवर कर लीजिए। बाइंग करने के लिए थोड़ा वेट करें। बिल्कुल। तो देखिए, जब हम कह रहे थे कि एक डील होती है, मल्टीपल डील होती हैं, इस पर नजर होनी चाहिए। एक ही डील हुई है। विकास जी, ऐसा लग रहा है किसी एक इन्वेस्टर ने आखिरी प्रोविडेंस को जो स्टेक बेचना था 3.25%, वो खरीद लिया है। प्रोविडेंस के पास सारी हिस्सेदारी अब बिक चुकी है। अब कोई ओवरहैंग है नहीं आइडिया के ऊपर। ट्रेडर्स को क्या यहां पर तेजी करनी चाहिए या आपको लगता है अभी भी ओवरहैंग बना रहेगा? कैसे अप्रोच करेंगे इंट्राडे में आइडिया को आप? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है ये जो लेवल्स है, अगर 108 के आसपास अगर आइडिया का शेयर मिलता है तो आज ही के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है यहां से इसमें वापस से 3-4% का उछाल आ सकता है। सो आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन आइडिया एट दीज लेवल्स। तो इसे एक एडजस्टमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। एक बड़े इन्वेस्टर को एग्जिट करना था, वो हो चुका है और सामने एक ही इन्वेस्टर ने खरीदा है। तो इसका मतलब प्राइस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए। ये बताएं सुमित, फिर क्या ₹106 के आसपास का जो आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, वो स्टॉप लॉस समझकर आइडिया इस लेवल पर लेना चाहिए? आई थिंक अनिल जी, एक बार थोड़ा सा देर वेट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा आधा 1 घंटा हमको देखना चाहिए किस तरह का मूव आता है, क्योंकि 106 के पास जो इसका सपोर्ट तो है। अगर वो टूटता है तो ही इसके अंदर फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी ₹100 के लेवल तक। अगर वो नहीं टूटता है तो इमीडिएट रेंज आइडिया के लिए बन गई है, वो ₹106 से लेके
104 के आसपास है। तो आई थिंक थोड़ा सा 1-2 रुपए यहाँ तो और नीचे आए, वहां पे सस्टेन करे और वहां से हमको कॉल लेता हुआ दिखे तब जाके बाइंग करना चाहिए। अभी ऑन द स्पॉट कॉल लेना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा एक बार वेट करें आइडिया के अंदर, उसके बाद इसके अंदर फ्रेश कॉल लेना चाहिए। ठीक बात है। फिलहाल प्रोविडेंस ने अच्छा पैसा बनाया। देखिए जून 2016 में भी 3.5% हिस्सेदारी करीब 1400 करोड़ में बेची थी और आज भी करीब 1250 करोड़ रुपए का ये सौदा हुआ है। तो बड़ा सौदा, प्रोविडेंस ने अच्छा पैसा बनाया इस पूरी डील में, ये कह सकते हैं। मनाली पेट्रो देखिए, हम आपसे कह रहे थे शेयर पर रखिएगा नजर, 6% की बड़ी उछाल दिखा रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले फोम बनाने वाले केमिकल पर सरकार ने लगाने की सिफारिश करी है। तो इस शेयर में देखिए 6% की गैप अप ओपनिंग होती हुई। एमआरपीएल में 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। रिलायंस डिफेंस कल की अच्छी दौड़ लगाने के बाद आज भी 1% ऊपर खुला है। टेक महिंद्रा जो पसंद था सिमी को, यहां पर देखिए मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा टाटा पावर में तेजी देखने को मिल रही है। ओएनजीसी जैसे हैवीवेट्स में मजबूती के साथ आज कामकाज होता हुआ। तो कल जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद देखिए ओएनजीसी मजबूत है। बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोल इंडिया थोड़ा नरम है। आज बाजार पर दबाव बनाने के काम एफएमसीजी कंपनियां कर रही हैं। आईटीसी देखिए करीब 0.5% कमजोर, एचयूएल में नरमी देखी जा रही है। तो कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में गिरावट देखी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन बाकी खरीदारी है। मिड कैप शेयर मजबूत है, सेंसेक्स निफ्टी मजबूत है, हरे निशान में सब कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई खास ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 8,900 के आसपास का इस वक्त आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। रिलायंस इंफ्रा अब फ्लैट हुआ है कल की तेजी के बाद, और कल जो देर शाम जो एनालिस्ट कॉल हुई उसके बाद क्या यहां पर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाया जाए अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर में? रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, ऐसा कोई स्टॉक नजर आ रहा है सिमी जहां पर शॉर्ट बनानी चाहिए? जी अनिल जी, एक ऐसा सेक्टर आपने चूज किया, ऐसा स्टॉक्स आपने चूज किया है जो जिसमें शॉर्ट टर्म नजरिया से काफी स्ट्रेंथ नजर में आ रहा है। अगर आपको एक दिन के लिए या इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस मान के चलिए, क्योंकि मानो मैं तो कोई शॉर्ट कॉल इन दोनों स्टॉक में नहीं दे सकती, क्योंकि टेक्निकली काफी स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है। इनफैक्ट कोई भी डीप में ये दोनों स्टॉक वापस मिलता है तो मैं वापस लॉन्ग जाने का ही सलाह दूंगी। एक नजरिया भी लंबी अवधि के लिए रखना है। दोनों स्टॉक में शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में एटलीस्ट कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग अगर दिखता है तो देखना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट को ये दोनों स्टॉक होल्ड कर रहा है। अगर सपोर्ट होल्ड होता है तो वहां पे एक काउंटर या लॉन्ग पोजीशन लेके घर जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके प्रॉफिट देने वाला है। मुझे लगता है कि दोनों में अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन हो रहा है। तो मंदी नहीं, तेजी करनी चाहिए सिमी की राय माने तो। ये राय निकल कर आ रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन आरबीएल बैंक लगातार स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखा रहा है। आज के दिन भी देखिए करीब 2.5% मजबूत है। कल यहां पर खबरें आ रही थी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को ये कंपनी खरीद सकती है, और आप देखिए पहले इंडसइंड बैंक के साथ उस कंपनी के विलय की बातें आ रही थी। फिलहाल जिसकी झोली में भी गिरेगा, लोग हमें बता रहे हैं कि बड़ा लड्डू है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, उसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये बताइए आरबीएल बैंक हमारे जो बैंकिंग एडिटर है प्रदीप पंड्या, वो लगातार कहते आए हैं इस शेयर को जरूर खरीदना चाहिए। क्या चार्ट्स भी आपको यही संकेत दे रहे हैं? हेमंत, एक तो इसमें लंबे चार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो मैं लंबे टारगेट की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मुझे लगता है ये 500-510 की तरफ एज ए ट्रेड लिया जा सकता है। अभी 480-482 है। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 20-25 रुपए का टारगेट, ये मोमेंटम में मुझे दिखता है। ओके। और इस बीच एक और स्टॉक जहां पर बड़ा ट्रेड हुआ, एक्चुअली आइडिया की बड़े ट्रेड की वजह से जिस पर नजर नहीं गिरी, वो है बाइक हॉस्पिटलिटी। इस स्टॉक में 2 बड़े ट्रेड हुए हैं और 1.25% यानी कुल मिलाकर 2.5% की हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है बाइक हॉस्पिटलिटी में। 5,15,000 शेयरों का एक ट्रेड हुआ है। बाइक बीएससी और एनएससी दोनों पर मेरे ख्याल से द बाइक करके इसका नाम है। 5,35,000 शेयरों का एक कारोबार हुआ है। जी हाँ, ये स्टॉक है जिसमें 2 बड़े ट्रेड हुए हैं। एक हुआ है ये एक्सचेंज में आपको बता दूं कहां पर 5-5 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार। हाँ, एनएससी और बीएससी दोनों ही जगह ये ट्रेड होते हुए दिखे हैं। यहां पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। इसके चार्ट्स पर कोई राय है आपकी वागले साहब? नहीं, क्लियर नहीं है। ओके, चलिए ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई खास बात है, लेकिन हाँ 2 ट्रेड हुए हैं ये जरूर है। और इस बीच एक और स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन दिख रहा है वो है जिंदाल स्टील एंड पावर। जिंदाल स्टील एंड पावर कल भी काफी तेजी से भागा था। सुबह ही हम बात कर रहे थे 4-5% जब मजबूत था कि इस स्टॉक में अच्छी पोजीशन बनती हुई दिख रही है। आज फिर से पोजीशन बनने का सिलसिला, क्योंकि आइडिया में देखिए
खबर है उस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट 16% बढ़ा है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर अगर कोई स्टॉक है तो वो जेएसपीएल है। 3% आज फिर से मजबूत है और 2% की तेजी है। बताएं आप सुमित, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कोई ट्रेड है यहाँ पर? 140 का इमीडिएट टारगेट इसके अंदर। स्टॉक ने मेटल्स के अंदर सबसे लेट स्टार्ट इसने रनअप स्टार्ट किया है, बट पिछले कुछ दिनों में इसने अच्छा खासा मूव दे दिया है। 100 के ऊपर सस्टेन करना जब से ये स्टार्ट हुआ तब से स्टॉक के अंदर वन वे मूव हमको देखने को मिला है। इमीडिएट इसका पड़ाव बनेगा 138 से 140 के बीच में, यानी पहले टारगेट होंगे इसको 140 रुपए, और जब भी 140 के ऊपर क्लोज दे देता है और अगर स्टॉक के अंदर अगर अभी कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो ये स्टॉक आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमको 180 से 190 के लेवल दिखाएगा। तो पहला टारगेट 140 रुपए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए स्टॉक के अंदर, और 140 के बाद इसके नेक्स्ट टारगेट होंगे 180 से 90 रुपए। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है ये स्टॉक के अंदर तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगा सकते हैं वो 120 रुपए के आसपास का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक 2020 में आज किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दोनों टीम्स आपके सामने रखते हैं और आपके सामने ये आ गई, देखिए टीम मनाली पेट्रो फ्यूचर रिटेल। ये नीरज के आज के सुपरहिट खिलाड़ी। मनाली पेट्रो में इसलिए तेजी क्योंकि यहां पर सरकार की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश हो चुकी है। 6-7% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। फ्यूचर रिटेल, अच्छा आज जिस तरह से मॉर्गन स्टैनले ने 340 का लक्ष्य दिया और कवरेज स्टार्ट किया है, देखिए अच्छी तेजी। डेन नेटवर्क्स पे मजबूती देखने को मिल रही है खबरों के दम पर। एडलवाइस फाइनेंशियल्स, कल हमारे एक्सपर्ट वागले साहब को पसंद था, ये शेयर ने आज फिर से देखिए 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छू लिया है। ये कंपनी दरअसल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाली है जो अब ऑन टैप हो गए, और आरबीएल बैंक का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ ये शेयर। मुंजाल ऑटो, निटको टाइल, प्राज को 2 बार लिख दिया है लेकिन प्राज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एस्कॉर्ट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, एस्कॉर्ट्स विकास सेठी जी को भी काफी पसंद है। अच्छा विकास जी, आपको तो आरबीएल बैंक भी पसंद है, मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूं। ये बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं आरबीएल बैंक के लिए? लगता है विकास जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, उसको जोड़ेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। लेकिन आप देखिए टोरेंट फार्मा, ये एक ऐसा स्टॉक है जो सुमित ने आपको सुझाया था। सुमित, 2% आपके बोलने के बाद भाग गया, ये बताइए अभी भी खरीद लिया जाए और आपका टारगेट क्या है टोरेंट फार्मा पर? यस, एब्सोल्युटली खरीदना चाहिए। ये स्टॉक के अंदर ऐसा स्पर्ट लग ही रहा था कि ये आएगा। अभी इमीडिएटली भी ऐसा लगता है कि ये जो हमने टारगेट्स दिए वो अचीव होने ही चाहिए 1390 से 1400 लेवल्स के। अगर वो लेवल टूटते हैं तो हमको ये रैली एक्सटेंड होती हुई देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये 1450 के लेवल्स दिखाएगा। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है और ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट लेवल से 7 से 8% की तेजी हमको दिखाएगा। प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय बनता है और एग्जिस्टिंग पोजिशंस को तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 1390, 1400 इमीडिएट टारगेट। भारतीय एयरटेल में अचानक से देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 3 मिनट में क्या दौड़ लगा रहा है ये स्टॉक भारतीय एयरटेल। यहां तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। एक बार चार्ट लाके आपके सामने रखते हैं। अब देखिए, ये देखिए 3.5% की तेजी भारतीय एयरटेल में। कोई खबर तो आई नहीं, कल तो काफी तेजी से गिरा था। ये खबर थी कि कल सुनील मित्तल साहब ने कहा कि इंफ्राटेल की जो स्टेक बेचने की उनकी जो तैयारी चल रही है उसके लिए काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। खाली वही खबर है, उसके अलावा लेकिन इतनी बड़ी तेजी। ये बताइए सुमित, आजकल हम देख रहे हैं अचानक से बड़े मूव्स ये देने लगा है स्टॉक। हालांकि वो मूव्स दिन के दौरान टिकते नहीं है। उछाल में बिकवाली करेंगे या पुल बैक के लिए प्ले करेंगे? नहीं, आई थिंक देखिए ऊपरी लेवल्स पर वापस दबाव बनना चाहिए। ये स्टॉक्स में आजकल हर रोज आए दिन न्यूज आ रही है और एवरी आवर्स में ऐसा लगता है कि अभी कोई नई न्यूज आती है, कभी कोई नई न्यूज आती है। तो टेलीकॉम के अंदर न्यूज के ऊपर ज्यादा प्ले हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इनके अंदर दबाव तो बना हुआ ही है। भारतीय ने पिछले 3 दिनों में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव दिखाया है। 379, 380 के लेवल से हमको फॉल देखने को मिला है। तो शायद हो सकता है ये पुल बैक हो। कन्विंसिंग तेजी अभी भी नहीं है। जब तक ये 379, 380 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक फ्रेश बाइक की तो सराह नहीं रहेगी। और इमीडिएटली जैसे ये 355 का लेवल तोड़ता है तो हमको 335 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक बार फ्रेश बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। फिलहाल खरीदारी न करें, बीच बीच में बड़े मूव आते हैं, लेकिन आज वाकई में काफी बड़ा मूव टेलीकॉम स्टॉक्स की री रेटिंग होती हुई दिख रही है। पता नहीं आइडिया की स्टेक सेल के बाद भारती चल रहा है। एनीवे, एक और स्टॉक का जो कल भी हम बात कर रहे थे, जे लेटर के लिए अच्छा दिन था। आज भी ऐसा लग रहा है जे लेटर के लिए अच्छा दिन है क्योंकि जेएसपीएल देखिए दिन के हाई पर 130 के नजदीक पहुंच रहा है। दूसरा स्टॉक जो तेजी से भाग रहा है वो है जस्ट डायल, और ओपन इंटरेस्ट में ये टॉप गेनर की तरफ बढ़ रहा है आइडिया और जेएसपीएल के बाद। तो वागले साहब 545 हो गया देखते देखते, अभी भी है दमखम बाकी है।
लगता है अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, कल के हाई को ब्रेक किया है। अभी 548 हो गया। मेरे ख्याल से आप अभी वही ढूंढ रहे थे ये स्टॉक। 48 और 46 के बीच में लिया जा सकता है। 41 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 560 का इंट्राडे टारगेट होगा। क्या हो क्या रहा है इस स्टॉक में इतनी तेजी बनने की क्या वजह दिखती है आपको? वजह तो हमारा काम नहीं है, हमको खाली। हाँ। लेकिन अनिल, इन्वेस्टर्स का पैसा काफी नुकसान हुआ है, नहीं आपको नहीं लगता? वही 1200 रुपए के लेवल से गिरा 350 के आसपास पहुंच गया और अब एक उछाल दिखा रहा है, तो बाउंस बैक से ज्यादा बड़ी खबर लगती है। क्या कहते हैं? बैक में 300 वाला 600 तो बड़ा, मतलब वो सिर्फ बाउंस बैक नहीं, कुछ तो लगता है, या तो फिर कंपनी कुछ ऐसा बायबैक वाला जो र्यूमर है वो सच है क्या? कुछ तो हो रहा है इस स्टॉक। अदरवाइज रोज इस तरह से, क्योंकि देखिए हमने इस स्टॉक को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया 470-75 के आसपास, वागले साहब बराबर है मेरे ख्याल से 1.5। हाँ, तो वहां से स्टॉक में हर रोज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हर रोज ये। लेकिन गिरा भी ऐसे ही था। एक बात देखिए, चार्ट देखिए, जैसे आप कह रहे हैं बड़ा है, ये गिरा भी आपको अगर 1-1.5 साल का चार्ट दिखाएं तो 1200 वाला ये 350 हो गया। वो तो सही है, तो उसी स्पीड से ये थोड़ा बढ़ भी रहा है नहीं। लेकिन वही है कि कोई तो खरीद रहा है तो उसकी खरीद। इस बीच फ्यूचर रिटेल देखिए, मॉर्गन स्टैनली का असर साफ तौर पर दिख रहा है रिपोर्ट का, और 11% का बड़ा दमदार उछाल फ्यूचर रिटेल में होता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक्स बड़े एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये है स्टॉक। एक और स्टॉक जो मुझे लगता है जहां बड़ा एक्शन होता दिख रहा है वो है सन टीवी। और आज मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जो 266 फ्रीक्वेंसीज का ऑक्शन हुआ है उसमें सन टीवी को काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिले हैं। कल ये रेडियो के लिए नए लाइसेंसेस का ऑप्शन हुआ है, फ्रीक्वेंसीज का ऑप्शन हुआ है, और सन टीवी देखिए जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। लगभग 3.5% ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप हुआ है। सुमित बताएं इसके चार्ट देखकर, क्या सन टीवी में कोई मौका है खरीदारी करने का इन लेवल्स पर? यस, बिल्कुल अनिल जी, स्पॉट आने ही वाला है। प्राइस मूव अभी तक हमको देखने को मिला नहीं है। प्राइस एक्शन हमको, मेरे को लगता है थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा आज इसके अंदर। इमीडिएटली बाय करते हैं तो 703 रुपए का स्टॉप लॉस से बाय करें। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बिल्कुल किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 730 लेवल, अगर 730 का लेवल ब्रेक होता है तो हमको 750 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो 730, 750 के टारगेट होंगे। 703 का स्टॉप लॉस होगा, और ऐसा लगता है कि आज इसके अंदर स्पॉट देखने को मिलेगा। का भी असर है, और साफ तौर पर जिस तरह से साउथ में बढ़िया इन्होंने ये हासिल किए लाइसेंसेस, सन टीवी के लिए अच्छी खबर, कुछ दिनों से लगातार इस स्टॉक के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है, और स्टॉक धीमे धीमे अच्छी मजबूती दिखाता हुआ तो सन टीवी खरीदा जा सकता है। ये राय है सुमित की। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले सिमी आपसे विदा लेंगे। शुक्रिया आपका, वागले साहब और सुमित जी हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के दौरान भी चार्ट्स पर और वायदा कारोबार के आंकड़ों पर इन दोनों की नजर है। कुछ और मौके आपके लिए ढूंढेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और एक स्टॉक जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे कि जहां कमजोरी होनी चाहिए, फायदे का सौदा नहीं है मर्जर होना, वो है एचपीसीएल। और देखिए 2.5% की बड़ी कमजोरी एचपीसीएल में अब होती हुई दिख रही है। क्या कुछ चार्ट्स पर ज्यादा गिरावट के संकेत हैं या सपोर्ट के आसपास है? अगले साहब क्या किया जाए इस पर? सपोर्ट के आसपास के संकेत है, मुझे नहीं लगता ये बेचना चाहिए। एचपीसीएल में मतलब बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक बात है, तो अवॉइड करें। ओके, फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर लाते हैं आपके सामने। देखिए फ्यूचर रिटेल में तो 11% की तेजी हो गई, फ्यूचर एंटरप्राइजेस भी 3% ऊपर है, फ्यूचर कंज्यूमर्स में भी 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। सुमित, ये बताइए, आप तो चार्ट्स भी देखते हैं, इस पैक में सबसे अच्छा क्या लग रहा है? क्योंकि हमने देखा फ्यूचर एंटरप्राइजेस जो होल्डिंग कंपनी है उसमें भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। अगले हफ्ते जो डीमार्ट का आईपीओ आने वाला है उससे पहले, इस पैक में सबसे मजबूत कौन सा लगता है आपको? देखिए सबसे बढ़िया तो फ्यूचर रिटेल है। इसके अंदर ऑलरेडी हमने स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मूव देख लिया, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, बट अभी भी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से 10 से 15% की तेजी और हमको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला पिक तो फ्यूचर रिटेल ही रहेगा। इसके अंदर बाइंग करके चलना चाहिए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरी तरफ फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और ये स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक भी यहां से एक अच्छी तेजी दिखाएगा आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। 28 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर लगता नहीं है कि नीचे के अंदर हमको 25 रुपए या टू बी वेरी प्रिसाइज 24 रुपए के नीचे के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे, बट ऊपर के अंदर 35 रुपए और 40 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने 24 रुपए 25 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, जो कि ये कंसोलिडेशन फेज में पिछले
करीब 8-10 महीने से था। नीचे 18 से रुपए 24 रुपए तक की जो मूव है वो हमको इमीडिएटली ऊपर एक्सटेंड होगी और ये 28 रुपए का लेवल 28 रुपए 50 पैसे का 29 रुपीज का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो हमको 35 से 38 रुपए तक के मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये स्टॉक पे भी वॉच रखना चाहिए, बाय भी कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ फ्यूचर रिटेल इंडिया बुल्स लाइफस्टाइल भी देखिए 10% की मजबूती दिखा रहा है। फ्यूचर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक और स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। दो बड़े ब्लॉक हुए हैं 0.15 और 0.07 यानी कि करीबन 0.25% हिस्सेदारी दो बड़े ब्लॉक में बदली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। विकास जी, आपसे राय लेना चाहता हूं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस या फिर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कोई स्टॉक आपको पसंद हो? आज तो थोड़ा वॉल्यूम वाला एक्शन हो रहा है इस काउंटर पर। बिल्कुल अनिल जी, एक बहुत ही अच्छा सेक्टर और हमेशा से मेरी पसंद रही है इस स्टॉक में। मुझे लगता है इस सेक्टर पे मुझे लगता है सरकार का जिस तरह से फोकस रहा है हाउसिंग के ऊपर, या फिर जिस तरह से इन्होंने जो हाउसिंग फाइनेंस, जो छोटी टिकट साइज के हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो ब्याज की दरों में भी कटौती करी है, तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव नजर आते हैं। और इसमें ये जो दोनों तीनों नाम लिए वो सभी अच्छे लगते हैं। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है DHFL जो कि इन लेवल्स पे भी अभी अपने जो पीयर्स है उससे काफी सस्ता मिलता है, वो एक अच्छा लगता है। और बाकी अगर आप इससे बड़ी साइज की कंपनीज देखें तो मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी एक अच्छी तेजी इन लेवल से नजर आती है। ये स्टॉक भी अपने ऊपरी स्तर से काफी पिट चुका है और वहां पे भी अब थोड़ी बहुत रैली बननी शुरू हुई है। मुझे लगता है यहां से और अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जेट एयरवेज पे राय दें सुमित, ये कैसा लग रहा है आपको? एक तरफा तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, इतनी बढ़िया रैली के बाद आज भी देखिए ये शेयर मजबूती के साथ खुला और टिका हुआ है, इस पर राय दें। यस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जेट एयरवेज ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। जो एक फॉल और एक कंसोलिडेशन हमको लोअर लेवल्स पे देखने को मिला था, उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिखा दिया है। 425-430 के लेवल्स के आसपास से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है और कल के दिन में ही हमने एक अच्छा मूव देखा है जेट एयरवेज के अंदर। आई थिंक ये स्टॉक इमीडिएटली 480 के लेवल्स के लिए तैयार हो चुका है। 450 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसके अंदर फ्रेश बाय बन रहा है। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 10-15 रुपए की गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 480 से 500 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक काउंटर स्ट्रांग हो चुका है। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई भी टिप मिलता है तो बाइंग करके काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में हमको 400 से 500 के लेवल इमीडिएटली देखने को मिलने चाहिए, जो कि 10% की तेजी होती है प्रेजेंट लेवल से। हिम्मत सिंह का सीड, ये एक और स्टॉक है जहां पर आज बड़ा एक्शन दिख रहा है वॉल्यूम और प्राइस दोनों के लिहाज से। इस स्टॉक पर नजर रखिए। हिम्मत सिंह का सीड देखिए, यहां पर 1,80,000 शेयरों का कारोबार हुआ है, लगभग 0.18% हिस्सेदारी हुआ 352 रुपए में। लेकिन जहां पर डील हुई वहीं से स्टॉक भागना शुरू कर चुका, तो अच्छा मूव आया है इस डील होने के बाद। हिम्मत सिंह का के काउंटर में भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, लेकिन इस बीच बाजार अपनी तेजी थोड़ी सी कम करने के मूड में नजर आ रहा है। एकदम फ्लैट हो चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई है, 8,900 के आसपास इस वक्त आपको नजर आएगा। सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स 10 अंक ऊपर है। तो कुछ खबरों के दम पर जो स्टॉक्स हैं वो बड़े एक्शन में दिखे। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स, ये एक और स्टॉक है। भागले साहब, इसके चार्ट देखिए, क्योंकि 153 करोड़ का जो गुजरात के कॉर्पोरेशन से इन्हें ऑर्डर मिला है उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। 5% की कोई मौका है या छोड़ दें, देर हो गई है? अनिल जी, बिल्कुल मौका है। एक स्विंग हाई को ब्रेक किया है जो कि 400-401 है, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये पोजिशनल व्यू में लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। हालांकि 1-2 दिन के मुझे लगता है 440-445 तक जा सकता है। ओके, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर। लेकिन अब देखिए फ्यूचर ग्रुप क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, पूरा का पूरा पैक अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। विकास, अगर अगले हफ्ते आने वाले डीमार्ट के IPO को प्ले करना हो तो आप बताइए। फ्यूचर रिटेल तो आपने बताया, इसके अलावा कोई और स्टॉक आपको अच्छा लगता है? देखिए, फ्यूचर रिटेल तो मेरी जो टॉप पिक थी वो आज की यही थी, बट इसके अलावा भी मुझे फ्यूचर ग्रुप की जो एक छोटी प्राइस वाली कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर्स एंटरप्राइजेस, यहाँ पे भी उनका जो फोकस है, जो सेगमेंट में वो कैटर करती है, मुझे लगता है लंबी अवधि में ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड्स दिखा सकता है। तो इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि इस स्टॉक को एक लंबी अवधि के लिहाज से इन लेवल्स पे खरीद के रखना चाहिए और आने वाले 2-3 साल में ये यहाँ से एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकता है। ओके, और इस बीच एक इनफैक्ट 2 स्टॉक, मर्क और सनोफी, इन पर नजर रखिएगा। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, यहाँ पर कुछ बड़ी गिरावट होती दिख रही है, खासतौर से मर्क के शेयर में, और 6% कमजोर हुआ है नतीजे के बाद। ये स्टॉक 66 रुपए गिरा है मर्क का स्टॉक, और सनोफी मामूली सी कमजोरी दिखाता हुआ लगभग 2% नीचे है इन नतीजों के बाद। तो नतीजों का इम्पैक्ट दिख रहा है, हालांकि नतीजों का सीजन खत्म हो गया, कुछ रह रहे कि जो नतीजे आ रहे हैं उनका असर आप इस वक्त देख सकते। तो 6% का कट
यहाँ पर आपको नजर आएगा इस बीच। और मजबूती के लिहाज से टाटा टेली एक और स्टॉक है जहां पर 5% की मजबूती जो हम बात कर रहे थे। आज हेडलाइंस में भी आपको बताया कि ये लोग डोकोमो के साथ जो विवाद चल रहा है उसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। उस खबर के बाद में देखिए टाटा टेली के स्टॉक में थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है, ये साफ दिख रहा है। आरबीएल बैंक विकास आप आज सुबह कह भी रहे थे बाजार खुलने के बाद, और 2.5% मजबूत हो गया ये स्टॉक वापस से आज 478 के आसपास। क्या टारगेट है आपके, एक बार दोहरा दें? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मैंने यही कहा था कि ऐसा तो स्टॉक काफी चल चुका है, बट जिस तरह की खबरें बाजार में चल रही है कि भारत फाइनेंस के साथ इसका मर्जर हो सकता है, तो स्टॉक में आज भी एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में बिल्कुल एक आज तेजी रहनी चाहिए थी, और ऑलरेडी स्टॉक 2-2.5% चल चुका, बट मुझे लगता है आज के दिन ही इसमें मतलब टोटल कल के लेवल से करीबन 5-1% की अपसाइड बिल्कुल देखी जा सकती है। सुपर्ब शेयर है, होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए। आइडिया पर नजर रखिए। अब ये देखिए धीरे धीरे निचले स्तरों से सुधरना शुरू हुआ है। 109 का लो बनाया, 112 का इस समय ट्रेड होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जहां खुला वहां से रिकवर हुआ, एक मुश्त पूरी की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली गई। हालांकि अभी बायर का नाम सामने आना बाकी है, और हम आपको सबसे पहले बताएंगे किसने खरीदा है ये पूरा का पूरा प्रोविडेंस का स्टेक। अब प्रोविडेंस के पास कोई भी शेयर नहीं बचा है, आइडिया का लगातार वो हिस्सेदारी बेचते चले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद सुमित से जानेंगे, वो कह रहे थे कि थोड़ा देखेंगे और उसके बाद आइडिया पर कॉल देंगे, पूछेंगे उनसे आइडिया पर क्या राय निकल कर आ रही है। सुमित बगड़िया, सिमी भौमिक, संदीप वागले, विकास सेठी, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अच्छी रिकवरी टेलीकॉम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। भारती एयरटेल देखिए मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन में भी मजबूती है। आइडिया भी देखिए निचले स्तर से सुधार दिखा रहा है ब्लॉक डील के बाद। सुमित, कोई व्यू बन पा रहा है अब आइडिया पर क्या? वॉलेटिलिटी देखिए हमको देखने को मिल रही है। आई थिंक इमीडिएटली वो सेम रेंज में ही घूमेगा, 116 ऊपर में और 106 नीचे में। इसी रेंज में अगर कोई खेलना चाहे तो स्मार्टली प्ले कर सकता है। ऊपर आता है तभी 115-16 के स्टॉप लॉस से, टू बी वेरी प्रिसाइज 116 के स्टॉप लॉस से बेचे। नीचे में आता है 108 के आसपास तो 106 के स्टॉप लॉस से बाय करे। 106 का लेवल टूटा तो हमको 100 तक देखने को मिलेगा, 116 का लेवल टूटा तो हमको 120-122 तक देखने को मिलेगा। तो इस रेंज के बीच में स्मार्टली प्ले किया जा सकता है, और वॉलेटिलिटी लगता है इनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने भारतीय एयरटेल के लिए बात की थी, 368 से 362 आ गया है। तो ये ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल से वापस दबाव देखने को मिलेंगे और लोअर लेवल से बाइंग। रेंज में घूम रहे हैं स्टॉक, तो इसी रेंज में प्ले करना चाहिए। फिलहाल आइडिया को 113-14 मिलता है तो वापस एक बार सेल करके काम करें 116 के स्टॉप लॉस से। इंटरेस्टिंग है, रेंज बाउंड है, लेकिन वागले साहब के 400 शायद संकेत ज्यादा मजबूती के आ रहे हैं। आइडिया और एक और आपने स्टॉक कौन सा, डिश टीवी देखा है? आइडिया में मुझे लगता है 115-116 तक 3-4 रुपए के लिए ट्रेड प्ले किया जा सकता है। डिश टीवी आई थिंक 98-98-10 है, थोड़ा सा पहले ब्रेकआउट दिया है, हमने थोड़े लेट हो गए एक्चुअली, लेकिन पैटर्न बहुत ही अच्छा है। मुझे 102-103 का व्यू बैठता है आज और कल तक, और स्टॉप लॉस क्लोज होगा 9650 का, ये मार्च फ्यूचर्स के लेवल से। बड़े दिनों बाद ये एक्शन में आया, नहीं तो इतने दिनों आज एक्चुअली सारे मीडिया स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा एक्शन हो रहा है। तो डिश टीवी एक और स्टॉक है जो ब्रेकआउट के लिए तैयार है, 102-103 आज के लिए ये टारगेट आप रख सकते हैं। ये है राय वागले साहब की डिश टीवी पर। और सन टीवी पर थोड़ा माफ कीजिएगा, सन टीवी में हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी है। आइडिया जरूर थोड़ा सा मिक्स सा व्यू है। चलिए आप सबसे विदा लेने का वक्त है। विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया साहब और साथ ही वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं KR चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के देवेन चौकसी साहब। देवेन भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या नया निवेश करने के लेवल है या फिर मुनाफा वसूली करके करेक्शन का इंतजार किया जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल, आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक अप्रोच रख के इन्वेस्टमेंट का अपना एक अप्रोच जो है वो चालू रखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं ग्रोथ के, वो हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक इंडिविजुअल कंपनीज विद इन रिस्पेक्टिव स्पेस, बी इट इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एरिया, बी इट इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एरिया, बी इट इन द कमर्शियल बैंकिंग और द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और द NBFC स्पेस, आई थिंक काफ़ी हद तक मैं ऐसा समझता हूँ कि जो समय है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का एक माहौल अच्छा बन रहा है। Many of the companies we are seeing growing larger in size from what they were in last 10 years.
तो ये एक अच्छा हम संकेत देख रहे हैं अगले 3 या 4 साल के अंदर। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम इन्वेस्टर को चालू रखना चाहिए। इंडेक्स की तरफ ध्यान जरूर दे, बट इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक लुक इनटू द कंपनीज पर से। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको पैसा बनाकर देगा। देवेंद्र भाई, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्लोजली ट्रैक करते हैं और राय आपसे इसी पर लेना चाहूंगा। इस महीने का स्टार परफॉर्मर है, 18-18.5% की तेजी देखी जा चुकी है और टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में लगातार दबाव बना हुआ है। इस पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेलीकॉम सेक्टर को आगे चलकर आप किस तरह से देखते हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक काफी समय तक निग्लेक्टेड वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करता रहा था एंड मे बी आई थिंक इन्वेस्टर्स हैव ऑलवेज बीन वांटिंग टू नो कि जो ये 1.5 या 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो लोग ने जियो प्रोजेक्ट में किया है उसका परिणाम कैसे आ सकता है। जो जियो प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी अभी देखनी शुरू हुई है, 10 करोड़ कस्टमर्स इन 5 मंथ्स एंड अनदर 10 करोड़ कस्टमर्स लाइकली टू हैपन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आई थिंक तो 20 करोड़ कस्टमर का बेस के साथ में कंपनी जो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाहर ऊपर के आ रही है, उसमें आई थिंक मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को ज्यादा तक क्लैरिटी मिल रही है एंड मे बी आई थिंक द कंपनी इज शोइंग अ क्लैरिटी ऑफ अबाउट 60,000 करोड़ वर्थ ऑफ रेवेन्यू एंड 24,000 to 28,000 करोड़ वर्थ ऑफ EBITDA इन अ फुल ईयर ऑफ वर्किंग इन 18-19। तो फ्रॉम जियो इटसेल्फ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दैट वुड ट्रांसलेट टू समवेयर अराउंड 550 to 600 rupees per share of Reliance, of current Reliance, which could possibly be the target price for the company also if you take base price of 1,000 rupees. So I think करीबन 1600-1700 के आसपास आई थिंक ये प्राइस टारगेट ये कंपनी का बैठता है फ्रॉम दिस कैलकुलेशन इटसेल्फ। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस कंपनी का जो आपका दूसरा सवाल था उसमें आई थिंक बिजनेस मॉडल को चेंज करने की आवश्यकता बनी रहेगी। वॉइस एज ए प्रोडक्ट इन द टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब हैज बिकम फ्री। इंडिया हैज सर्वाइव्ड ऑन वॉइस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से अगले 2 या 3 साल के अंदर मोस्ट ऑफ द टेलकोज वुड मेक वॉइस फ्री and the cost would be on the data. So let us see how they change their business model. But Jio का जो business model है is suggesting that probably they have internationalized their business model I think very significantly. I think even some of the larger peers like I think AT&T, Verizon, Comcast, all kind of companies are also following I think the same model which Jio is putting across today. So I think this is where many of the Indian telcos will have to change their business model. So we stay away from them because they will have to go for huge amount of capex in the process. But Jio remains I think relatively better, having already completed the capex program largely. रेवंत भाई, चूंकि आप इस सेक्टर पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, एक और बड़ा डेवलपमेंट जो होने की बात कही जा रही है ऑयल एंड गैस में, वो ये कि सरकारी कंपनियों का मर्जर हो सकता है। अलग अलग तरह का कारोबार करने वाली 1 या 2 बड़ी कंपनियां बनाई जा सकती है। और कल ही ये खबरें आ रही कि HPCL, BPCL और ONGC का भी, ONGC HPCL को खरीद सकती है। आप कैसे देखते हैं? फिर इन शेयरों में क्या कहीं कोई निवेश किया जाए? आई थिंक यू आर राइट। जो हिसाब से सरकार ने एक अप्रोच रखा है उसके अंदर आई थिंक इन 2 स्टेज दे प्रोबेबली वांट टू कंसोलिडेट दिस एंटायर ऑयल पोर्टफोलियो इट लुक्स लाइक। In the first phase, ONGC with HPCL could be a good combination. ONGC, MRPL, HPCL could be a good combination. MRPL is already part of ONGC. And on the other side, I think the second would be IOC, BPCL could be a good combination. For the timing, मेरा ऐसा मानना है कि शायद GAIL, I think from this particular structuring may stay little away from included into the distribution space. So मेरे ख्याल से I think ये 2 companies पहले बन सकती है and maybe government should try to follow the holding company to operating company kind of a model. Eventually, I think that will help the government I think in monetizing their own resources as well. So I think it's a good move. This consolidation would definitely improve कंपनीज की जो एफिशिएंसी है वो काफी हद तक इम्प्रूव कर सकती है एंड दैट इज वेयर आई थिंक आई बिलीव दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन मैनी ऑफ दिस कंपनीज केस। हाउ मच इट वुड बी आई थिंक विड बी अ कैलकुलेशन ड्रिवन फॉर्मूला इवेंचुअली, बट आई थिंक वील हैव टू लुक एट दिस डायरेक्शन एज अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। सर, रिटेल सेक्टर फोकस में आ गया है। राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी डीमार्ट का IPO अगले हफ्ते खुल रहा है और आज हमने देखा अब मॉर्गन स्टैनले जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो फ्यूचर रिटेल के ऊपर कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। इतने सालों से कंपनी है लेकिन कवरेज अब शुरू हो रहा है, तो रिटेल सेक्टर सारे लोगों के फोकस में आता हुआ। ये बताइए आप इस सेक्टर को किस तरह से देखते हैं और
एवेन्यू सुपरमार्केट्स में आपकी सलाह क्या है? हालांकि अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन मन बना रहे हैं आप भी पैसा लगाने के लिए आईपीओ में? ऑर्गेनाइज रिटेल स्पेस का जो आगे का जो एक समय है, समय मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा. ओनली चैलेंज हियर इट वुड बी दैट आई थिंक कंज्यूमर्स बिहेवियर इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट. So integration of organized retail with the e-commerce will have to very systematically happen, because I think consumer is definitely wanting to select those items which are easily available to him on the doorstep through e-commerce, and such items which are bulk purchase I think from the stores. So I think this kind of a behavior is very clearly established now. तो जो कंपनी ये बिजनेस मॉडल को इंटीग्रेट कर सकेगी, मेरे ख्याल से उनके लिए आगे का समय थोड़ा अच्छा रहेगा, बिकॉज द लार्जर पार्ट ऑफ द चैलेंज इज रिमेनिंग ऑन द सप्लाई चेन मैकेनिक्स, वेयर यू प्रोक्योर द मटेरियल एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड एंड अप सेलिंग एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस टू कंज्यूमर, सो दैट विल इंक्रीज योर वॉल्यूम इन द बिजनेस एंड अल्टीमेटली द वैल्यूएशन. मेरा ऐसा मानना है कि दिस आईपीओ शुड बी अ गुड आईपीओ. मे बी आई थिंक इट इज गिविंग यू दिस स्पेस टू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस, and that's where I think I would think that market would accept this IPO with a good amount of enthusiasm. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया देवेन भाई आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम सेक्टर्स पर बाजार पर अपनी राय देने के लिए. और जाते जाते एक सेक्टर पर नजर रखिए और वो है टायर स्टॉक्स का, क्योंकि देखिए सीएट, अपोलो टायर और एमआरएफ ये तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं वायदा कारोबार के जहां पर तेजी होती दिख रही है और पोजीशंस बनती दिख रही है. तो आगे के सेशन के लिए इन तीनों ही शेयरों पर रखिएगा नजर. फिलहाल बाजार में पूरा का पूरा एक्शन स्टॉक्स पर शिफ्ट होता हुआ मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है और निफ्टी 8,900 के आसपास. पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी. हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार.